नमस्कार। मैं योगेश चंद्र शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एमए प्रीवियस के जियोमॉर्फोलॉजी पेपर का प्रारंभ कर रहा हूँ। आज हम नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पर बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि हम सब परिचित हैं कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, और शेष सभी शाखाएं इनसे इनके स्पेशलाइज्ड या इसको हम कहते हैं विशिष्ट शाखाएं हैं और उनका विस्तार है। भू-आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल का एक विशिष्ट स्वरूप है, जिसमें पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थलाकृतियों की उत्पत्ति, उद्भव, उनका विकास और उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए एक विशिष्ट शाखा का विस्तार हुआ है और वर्तमान समय में ये एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में अध्ययन की जाती है। भू-आकृति विज्ञान, जैसा इसके नाम से ही हम स्पष्ट है कि पृथ्वी तल पर आकृतियों, जो पृथ्वी तल पर प्रकृति के द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनी हैं, वो कैसे बनी, कैसे उनका उद्भव हुआ और वे किस अपने विकास की कौन सी अवस्था में हैं, इन सब बातों को जानने के लिए जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी के अध्ययन का ऐतिहासिक स्वरूप यदि हम समझें तो हमें पता लगेगा कि प्रारंभ में भौतिक भूगोल प्रकृति की विभिन्न जानकारियों तक सीमित था। रोमन, ग्रीक, इन दार्शनिकों के चिंतन में भी भू-आकृतिक चिंतन था। कई विद्वानों ने नदियों के कार्यों, नदियों के द्वारा बनने वाले मैदानों, डेल्टा आदि का विस्तार से वर्णन भी किया है, लेकिन बहुत अधिक वर्णनात्मक होने के कारण उनका विकासीय स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। 18वीं व 19वीं सदी में भू-आकृतिक चिंतनों एवं विधि तंत्रात्मक पोषक तत्वों के प्रभाव से भू-आकृति विज्ञान विकसित हुआ। 20वीं सदी में प्रथम एवं द्वितीय दशकों में विलियम मॉरिस डेविस द्वारा प्रतिपादित स्थल रूपों की चक्रीय संकल्पना एवं ब्रिटेन में प्रचलित अनच्छादन कालानुक्रम विधि को मिली व्यापक स्वीकृति एवं विश्वव्यापी समर्थन के कारण भू-आकृति विज्ञान अस्तित्व में आया, या यूँ समझिए कि वह भू-आकृति विज्ञान का स्वर्ण काल है। 1950 के बाद जब डेविस की संकल्पना, जो चक्रीय संकल्पना है, उसे अस्वीकार किया गया, स्थलाकृतियों की व्याख्या में विभिन्न मात्रात्मक, जिसको हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स का उपयोग किया गया, स्थलाकृति विकास के गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, प्रक्रम भू-आकारिकी का अध्ययन किया जाने लगा, वृहद क्षेत्रीय भू-आकारिकी के स्थान पर लघु क्षेत्रीय भू-आकारिकी, इसके अलावा दीर्घकालिक मापक के स्थान पर अल्पकालिक मापक के प्रयोग आदि व्यवहारिक पक्षों की ओर झुकाव से विधि तंत्रात्मक स्वरूप एवं चिंतन में भू-आकृतिक विश्लेषण में भारी परिवर्तन हुए। ये जो अभी मैंने आपके सामने बहुत सारी शब्दावली और बहुत सारा एक सघन गद्य पढ़कर सुनाया, वास्तव में इसमें प्रत्येक को समझना बहुत आवश्यक है और आप सभी का जो बैकग्राउंड है वो भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें भौतिक भूगोल का जो आधार है उसे दृढ़ करना होगा, तभी हम भू-आकृति विज्ञान को समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 1950 के बाद जब डेविस की संकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया, तो
बाद के समय में भू आकारी की अध्ययन के विभिन्न उपागम, विभिन्न अध्ययन के जो अप्रोचेज है उनका विकास हुआ। इसके अंदर स्थलाकृति विकास के गतिक संतुलन का सिद्धांत भी है, जिसमें आइसोस्टेसी, भू संतुलन के इस विचार को, सिद्धांत को मान्यता मिली और पूरी पृथ्वी पर होने वाले इसके व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में भू आकृति का अध्ययन किया जाने लगा। इसके अलावा प्रक्रम भू आकारी की, यानी किन एजेंट्स के द्वारा किसी स्थान विशेष पर भू आकृतियों का विकास या निर्माण हो रहा है, वह उसका अध्ययन किया जाने लगा और अप्रोच के संदर्भ में कई नए उपागम हमारे सामने आए। भू आकृति विज्ञान का प्रारंभ 1843 से 1918 में गिलबर्ट के द्वारा सरिता द्वारा होने वाले पार्श्विक अपरदन का अध्ययन, नदी बोझ, उसके आयतन, वेग तथा ढाल प्रवणता में संबंध स्थापित किया गया। गिलबर्ट ने नदी के द्वारा होने वाले कार्यों, उसके अपरदन से संबंधित एक शोध तैयार किया, शोध कार्य किया और उसके द्वारा एक विस्तार से नदी के कार्यों को सर्वप्रथम भूआकृतिक चिंतन में स्थान मिला। 1841 से 1912 में आइसोस्टेसी, या जिसको हम समस्थिति या भू संतुलन कह सकते हैं, वह सिद्धांत अस्तित्व में आया। C.V. डटन इसके प्रतिपादक रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने विश्व स्तर पर आइसोस्टैटिक मूवमेंट, या जिसको हम कह सकते हैं भू संतुलन संबंधी जो गतियां हैं, उन गतियों की ओर प्रकाश डाला। उसके बाद एरी, प्राट, हैफोर्ड एंड बोवी और आर्थर होम्स ने इस सिद्धांत को अपने अनुसार इसको विस्तार दिया और भू संतुलन को समझाने का प्रयास किया। भू संतुलन की जो मूल बात है उसमें ये कि जो क्षेत्र भारी हैं वे अपने भार के कारण नीचे धंसे हुए हैं और जो क्षेत्र क्रमशः हल्के हो रहे हैं वे क्रमशः ऊपर उठ रहे हैं। इस प्रकार अवतलन और उत्थान या उमज्जन और निमज्जन की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के धरातल पर एक गति चलती है और इसका प्रभाव किसी स्थान विशेष पर अपरदन के अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों पर पड़ता है और इस प्रकार से आइसोस्टेसी का बहुत अधिक प्रभाव पूरी पृथ्वी के स्थलाकृतियों पर देखा गया और इसको भूआकृति विज्ञान में एक विशेष स्थान दिया गया। 1850 से 1934 तक W.M. डेविस द्वारा साइकिल ऑफ इरोजन जो प्रस्तुत किया गया, साइकिल ऑफ इरोजन जिसको हम अपरदन चक्र की संकल्पना कहते हैं, भूगोल में अपना विशिष्ट स्थान रखता है और तमाम आलोचनाओं के बाद भी W.M. डेविस को भूआकृति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। एक नदी द्वारा किसी स्थल खंड या किसी स्थल विशेष पर किए जाने वाले कार्यों और क्रमशः उसमें होने वाले परिवर्तनों को उसने समझाया और इसे चक्रीय अप्रोच से, चक्रीय उपागम से समझाने का प्रयास किया। और W.M. डेविस का यह कार्य के बाद वॉल्टर बैंक की एक संकल्पना आई और वह उसे चक्रीय स्थिति से अलग तरह से उसे स्थलाकृतियों के उत्पत्ति से संबंधित एक अलग दृष्टिकोण से उसने विवर्तनिक क्रियाओं और स्थलाकृति निर्माणक एजेंट्स या स्थलाकृति निर्माण के जो साधन हैं
उनके मध्य जो आनुपातिक संबंध है उससे स्थलाकृतियों का विकास होता है, ऐसा वॉल्टर बैंक ने बताया। और बैंक का जो सिद्धांत है वह समय निरपेक्ष संकल्पना है, जबकि डेविस की जो साइकिल ऑफ इरोजन की जो संकल्पना है वह समय सापेक्ष संकल्पना है, और इन दोनों में बहुत अधिक अंतर है। तो ये एक ऐसा प्रयोग था या एक ऐसा कार्य है जिसने भू-आकृति विज्ञान को जन्म दिया कि पृथ्वी के धरातल पर जल, प्रवाहित जल, हिम, पवन, भूमिगत जल और सागरीय लहरों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों का किस प्रकार से विकास होता है और उनका आकृतिक जो अध्ययन है उसे भू-आकृति विज्ञान में स्थान मिला। इसके बाद जलवायु का प्रभाव भी भू-आकृति पर पड़ता है, और जर्मनी तथा फ्रांस में जलवायु भू-आकृतिक विज्ञान का विकास हुआ। इनके अनुसार प्रत्येक जलवायु का प्रकार अपना स्वयं का स्थल रूपों का विशिष्ट समूह विकसित करता है। इसमें 1925 में सायर, 1928 में वेंटवर्थ, 1935 में सेपर, 1935 में फ्रीज, इन विद्वानों ने विशेष काम किया जिन्होंने जलवायु को भू-आकृति विज्ञान या भू-आकृतियों के उद्भव का एक प्रमुख कारण माना। इसी प्रकार एल.सी. पेल्टियर ने आकार जनक या आकार जलवायु प्रदेश की संकल्पना को प्रस्तुत किया। फ्रांस के ही ट्रिवार्था, कैल्यू, इन्होंने जलवायु भू-आकृति विज्ञान को समृद्ध किया। इसके बाद 1945 में अमेरिकन अभियंता R.E. हार्टन द्वारा जलीय अपवाह बेसिन की आकार मितिक विशेषताओं के विश्लेषण में मात्रात्मक विधियों के प्रतिपादन के साथ ही भू-आकृति विज्ञान में स्थल रूपों तथा उनसे संबंधित प्रक्रमों के अध्ययन से संबंधित विधि तंत्र तथा उपागमों में भारी परिवर्तन हुआ। यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि प्रवाह बेसिन की आकार मिति विशेषताओं का विश्लेषण और उसमें मात्रात्मक विधियों का प्रयोग, इसने प्रक्रम से संबंधित और उससे संबंधित जो मेथडोलॉजी थी और उसके जो अप्रोच थे उनको परिवर्तित कर दिया। और इस प्रकार से 1945 के बाद दो उपागमों का विकास हुआ। पहला इवोल्यूशनरी अप्रोच, जिसे हम हिंदी में विकासीय उपागम कह सकते हैं, और दूसरा प्रोसेस रेस्पॉन्स अप्रोच, प्रक्रम अनुक्रिया उपागम कहा जाता है। इवोल्यूशनरी अप्रोच यानी विकासीय उपागम में दीर्घकालिक अवधि के दौरान स्थल रूपों में क्रमिक एवं प्रगामी परिवर्तनों की अवधारणा सम्मिलित की गई है। यानी चक्रीय संकल्पना या दीर्घकालिक समय मापने के अनुसार किसी स्थान विशेष पर भू-आकृतियों का विकास। दूसरा जो अप्रोच है प्रोसेस रेस्पॉन्स अप्रोच, यह है प्रक्रम अनुक्रिया उपागम कहलाता है। इसमें स्थल रूपों में समस्थिति एवं स्थिर दशा की अवधारणा विस्तृत क्षेत्रीय वृहद स्थानिक मापक वाली वृहद क्षेत्रीय भू-आकारी की या अचक्रीय संकल्पना या लघुकालिक संकल्पना का स्थान है। यानी दूसरा जो अप्रोच है प्रक्रम अनुक्रिया उपागम, इसमें धरातल पर क्रियाशील प्रक्रम जिसके द्वारा स्थलाकृति बन रही है तथा उस स्थान पर समस्थैतिक जो प्रभाव है, इन दोनों के सम्मिलित योगदान से जो स्थलाकृतियों का विकास होता है उसे समझाने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से भू-आकृति विज्ञान सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर स्थलाकृतियों के उद्भव, विकास और उनके अध्ययन से संबंधित है।
इसे हम आगे परिभाषाओं के अंदर और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।